तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का पहला चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। सत्ता यानी शासन और साझेदारी यानी बांटना, यानी शासन को अलग अलग स्तर पर बांटकर करना। क्योंकि एक जो मुखिया होता है वो तो पूरे देश को संभाल नहीं सकता, तो उनको अलग अलग स्तर पर सरकार बनानी पड़ती है, जैसे राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसी तरह वो अलग अलग स्तरों पर सरकार बनाता है और शासन चलाता है। सत्ता की साझेदारी पाठ में हम दो देशों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम, यहाँ पर ये बेल्जियम का मैप लगाए गए हैं एंड यहाँ पर है इसकी सीमाएं, यानी कि कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ की सीमाएं होगी। हमारे भारत को ही देख लो, हमारे भारत की सीमाएं ना, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इसी तरह बेल्जियम देश की सीमाएं कौन कौन सी हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम में फ्लेमिश क्षेत्र है 59%। मैप से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 59% फ्लेमिश इलाका है और यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये है वेलोनियन क्षेत्र यानी कि 40% और यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये यहाँ पर साइड में 1% जर्मन भाषा के लोग रहते हैं। इसके नीचे राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, 80% लोग है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग है वो डच भाषा बोलते हैं। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं श्रीलंका। यहाँ पर ये श्रीलंका का मैप दिया गया है और श्रीलंका में दो भाषा के लोग रहते हैं, सिंहली भाषा और तमिल भाषा। श्रीलंका में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग है वो सिंहली भाषा बोलते हैं। और तमिल भाषा को कौन कौन से बोलते हैं? श्रीलंकाई, यानी कि जो श्रीलंका में रहते हैं, भारतवासी यानी जो भारत से जाकर बसे हैं, और मुसलमान यानी कि भारत से मुसलमान भी गए और हिंदू भी गए, तो भारतवासी और मुसलमान यानी कि जो भारत से जाकर बसे हैं वो भी तमिल भाषा बोलते हैं। एंड श्रीलंका में 74% लोग कौन से हैं? सिंहली भाषा बोलने वाले, और 18% लोग है वो तमिल भाषा बोलने वाले हैं। और तमिल भाषा के लोग है वो भी दो भागों में है। 13% लोग है वो श्रीलंका मूल के, यानी कि जो श्रीलंका में रहते हैं वो 13% लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं, और 5% लोग हैं यानी जो भारत के वो भी तमिल भाषा बोलते हैं। और इसके आगे है 7% ईसाई, यानी कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं। एंड इसके आगे है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? जो ज्यादा संख्या में हो, यानी कि सिंहली भाषा के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में है, यानी कि जो ज्यादा संख्या में लोग हैं वो अपना शासन है वो कम संख्या के जो लोग हैं उन पर थोपना चाहते हैं, वो अपना शासन है वो दूसरों पर थोपना चाहते हैं। आजाद कब हुआ था श्रीलंका? 1948 में। और श्रीलंका का नया कानून कब बना? 1956। इसके आगे सिंहली भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, यानी कि सिंहली भाषा है जिनको अधिक लोग बोलते हैं तो उनको महत्व दिए गए, और सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा भी बना दिया गया था। और तमिल भाषा को अनदेखी की गई, यानी कि तमिल भाषा को इग्नोर कर दिया गया था। इसके आगे है तमिल व सिंहलियों में तनाव, यानी कि तमिल भाषा और सिंहली भाषा के लोग हैं उनमें आपस में तनाव बढ़ गया था, आपस में टकराव होने लगा था। एंड श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया था, यानी कि श्रीलंका के लोग हैं वो आपस में ही लड़ने लगे थे। कारण क्या था? बहुसंख्यकवाद, यानी कि सिंहली भाषा और तमिल भाषा लोग हैं वो आपस में लड़ने लगे थे क्योंकि सिंहली भाषा के लोग ज्यादा थे। इस तस्वीर को देखते ही आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर क्या है? गृह युद्ध, यानी कि श्रीलंका के लोग हैं वो आपस में गृह युद्ध करने लगे थे, आपस में लड़ने लगे थे। आगे तमिलों की मांग, यानी तमिल भाषा के लोग हैं उन्होंने मांग रखी थी। उन्होंने क्या क्या मांग रखी थी? तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना। वो चाहते थे कि जैसे सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है वैसे ही हमारी तमिल भाषा को भी राष्ट्रभाषा बनाए, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए। और वो ये भी चाहते थे कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ का निर्णय, वहाँ के कानून कायदे वो सब हम ही, यानी हम ही वहाँ के कानून कायदे बनाए, वहाँ का निर्णय हम ही ले, ना कि कोई और। शिक्षा व रोजगार का समान अवसर दिया जाए। वो चाहते थे कि जिस तरह से सिंहलियों को रोजगार और शिक्षा दी जाती है उसी तरह हमें भी शिक्षा और रोजगार मिलता रहे। श्रीलंका में लोग आपस में लड़ रहे थे, उसी टाइम बेल्जियम ने अपनी ही एक अलग
समझदारी दिखाई दी। 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन क्यों किया गया, यानी कि संविधान में संशोधन क्यों किया गया, उसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए, कारण भी तो होना चाहिए। तो उसका कारण ये था कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहीं हो, यानी कि बेल्जियम में रहने वाले किसी भी आदमी को ये ना लगे कि हम यहाँ पर अकेले से हैं। उनके मन में ऐसा विचार ना है कि हम इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चलें, एंड सभी मिलजुल कर रह सकें। यानी कि अगर संविधान में जिस तरह से लोग चाहते हैं उसी तरह से संशोधन कर दिया जाए, यानी कि उसी तरह का कानून, उसी तरह का विकास, ये सब होगा तो लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। बेल्जियम का मॉडल। संविधान में यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी कि बेल्जियम के संविधान में यह बताया गया है कि फ्रेंच और डच भाषा के लोग हैं, उनके जो मंत्रियों की संख्या है वो समान रहेगी। यानी कि अगर 10 मंत्री डच भाषा के हैं तो 10 मंत्री ही फ्रेंच भाषा के होंगे। कुछ विशेष कानून मंत्री तभी बना सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी कि कुछ विशेष कानून, कुछ अलग कानून मंत्री तभी बना सकते हैं जब दोनों भाषा के लोग, यानी फ्रेंच और डच दोनों भाषा के लोगों का बहुमत हो। ऐसा ना हो कि दोनों में आपस में मतभेद हो। ऐसा ना हो कि डच भाषा के लोगों ने तो, यानी कि डच भाषा के लोगों ने तो सहमति दे दी और फ्रेंच भाषा के वो उन्होंने सहमति नहीं दी है। यानी कि दोनों भाषा की अगर सहमति होगी, दोनों भाषाओं के बहुमत होंगे तो ही एक अलग कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। यानी कि बेल्जियम देश की जो केंद्र सरकार है उनके जो शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां, वो 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि उनको दे दी गई है। जैसे कि यानी कि राज्य सरकार यहाँ पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों में बांट दी गई। राज्य सरकार यानी कि जैसे हमारे भारत को ही देख लो, जैसे राजस्थान की एक अलग सरकार है और उत्तर प्रदेश की अलग सरकार है, उसी प्रकार बेल्जियम में भी एक अलग शक्तियां बांट दी गई थी। तो केंद्र सरकार के गुलाम नहीं थी, केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी राज्य सरकार को। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी, वहां पर एक अलग ही सरकार है और वहां पर दोनों समुदाय यानी कि डच और फ्रेंच भाषा के जो समुदाय हैं, जो क्षेत्र है, उनका समान प्रतिनिधित्व है। यानी उनको समान ही शक्तियां दी गई है, उनके समान ही अधिकार हैं। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि फ्रेंच भाषा के लोग हैं, उनको ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दे दिया गया था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था क्योंकि डच भाषा के लोग हैं, उन्होंने केंद्रीय सरकार में बता दिया था कि फ्रेंच भाषा के लोगों को भी हमारे जितने अधिकार है वो दे दिए जाए। तो फ्रेंच भाषा को उनके ही समान अधिकार दिए गए। इस चैप्टर का एक पार्ट फर्स्ट है एंड सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको इस पार्ट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन होइए और आपको PDF मिल जाएगा।